है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 21। अरे कोई इस लड़की को बचाओ, नहीं तो ये डूब जाएगी। उन स्टाफ का इतना कहना था कि मानो तुरंत उस तरफ दौड़ गया जिस तरफ से ये आवाज़ आ रही थी। साथ ही रेलिंग से झांकते हुए देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि इस वक्त समुद्र में कोई और नहीं बल्कि काव्या डूब रही थी, जिसने खुद उस गहरे समुद्र में छलांग लगा दिया था। जहाँ काव्या को देखते ही मानो बिना कुछ सोचे समझे बस उस गहरे समुद्र में खुद भी कूद पड़ा था। वह काव्या को खींचते हुए यॉट शिप के उस छोर तक ले गया जहाँ से छोटी बोट को फिशिंग के लिए उतारा जाता था, जिसका तल समुद्र के ऊपरी लेवल तक था। तब तक रणविजय और अगस्त्या भी वहां पहुंच गए थे, जो हाथ देकर काव्या को ऊपर खींच लिए। इस वक्त काव्या के फेफड़ों में पानी घुस चुका था, जिस वजह से वह काफ़ी बुरी तरह से खांस रही थी, पानी की उल्टियां कर रही थी। वह अपनी जगह पर ही लेट गई थी। उसकी सांसें अटक रही थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे वह काफ़ी तकलीफ़ में हो। तब तक मानो भी ऊपर आ चुका था। अपने दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए वह हथेलियों से उसके सीने पर प्रेस करने लगा, जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही काव्या फिर से पानी की उल्टियां करने लगी थी। तभी वहां मौजूद कुछ सर्विस स्टाफ से रणविजय ने टॉवेल मंगाया और काव्या को लपेटते हुए बोला, जाकर कपड़े बदल लो। और साथ ही वहां मौजूद सभी स्टाफ को भी वहां से जाने का इशारा किया और खुद भी अगस्त्या के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी उनकी कानों में एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ किसी जोरदार थप्पड़ की थी। वह पीछे मुड़ते उससे पहले ही उनकी कानों में दूसरी आवाज़ गूंजी। वहाँ मौजूद मानव के बॉडीगार्ड्स अपनी गन को लोड करते हुए एक ही डायरेक्शन में तान दिए थे। यह सब इतना जल्दी बिल्कुल किसी फ्लैश की तरह हुआ था कि किसी को अब तक कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से क्या हो गया। तभी रणविजय और अगस्त्या पीछे मुड़े। सामने का नज़ारा देखते ही दोनों दंग रह गए थे, क्योंकि उनके सामने काव्या गुस्से से हाँफ रही थी। मानव का चेहरा हल्का झुका हुआ था, लेकिन उसके हाथ की 2 उंगलियां हवा में लहरा रही थीं, जिसे देख उन्हें समझते देर नहीं लगी कि एक्चुअल में सारा माजरा क्या है। खुद की किडनैपिंग और फिर यशवर्धन ठाकरे के पास सौंपे जाने की बात से काव्या ने गुस्से में मानो के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसे देखते ही मानो के बॉडीगार्ड्स जो उस यॉट शिप पर मानो और उसके भाइयों की सेफ्टी के लिए खड़े थे, काव्या को थप्पड़ जड़ते देख अपनी गन काव्या की तरफ तान चुके थे। शायद अब तक वो काव्या को शूट भी कर चुके होते, अगर वक्त रहते ही मानो अपनी 2 उंगलियों को हवा में लहराते हुए उन्हें रुकने का इशारा न करता तो। इन सब बातों को समझते ही दोनों भाई अपनी जगह पर सन्न खड़े थे, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी उन्हें इस बात पर हुई कि काव्या ने मानो को थप्पड़ जड़ा और मानो अभी भी बस शांत था। मानो जैसा शख्स काव्या के थप्पड़ को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अभी दोनों भाई किसी नतीजे पर पहुंचते उससे पहले ही उनकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि काव्या जो कुछ सेकंड्स पहले तक गुस्से से हाँफ रही थी, वही अब खुद रोते हुए मानो के गले लग गई थी, जिसे देखते ही दोनों भाइयों ने अपने सिर को झटका और वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड्स को भी जाने का इशारा करते हुए वहाँ से खुद भी चले गए, जिसके साथ ही बॉडीगार्ड्स भी वहाँ से चले गए थे। तो अभी तक काव्या बस लगातार रोई जा रही थी और मानो किसी मूर्ति की तरह बस बैठा हुआ था। मानो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बचपन में मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई। एक दोस्त था, उसने भी धोखा दे दिया। किसी ने मुझे आज तक अपना नहीं माना है। फिर तुम आए, मुझे लगा तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम मुझे बाकियों की तरह धोखा तो नहीं दोगे, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। लेकिन तुमने तो। इतना कहते हुए काव्या मानो से दूर हुई। साथ ही इस बार उसके कॉलर को पकड़ते हुए हल्के गुस्से से बोली, जबकि आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी।
मानो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरा शख्स छू नहीं सकता, लेकिन आज तुम खुद मुझे किसी दूसरे शख्स को सौंपने जा रहे हो। क्या वो तुम्हारे प्रॉमिसेस झूठे थे? मुझे बस इसका जवाब दे दो। तभी मानो काव्या के चेहरे पर आए गीले लटों को कान के पीछे लगाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया था। अंगूठे से उसकी गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, बेबी गर्ल, मैंने कोई झूठे वादे नहीं किए थे। तो क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है? मुझे उस शख्स के पास लेकर नहीं जाओगे जिसके लिए तुमने मुझे किडनैप किया था? काव्या के इस सवाल पर मानो ने सिर्फ अपनी गर्दन ना में हिला दी थी, जिसे देखते ही काव्या तुरंत उसके गले से लग चुकी थी। तभी उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान भी फैल चुकी थी। अपनी उंगलियों से उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को झटकते हुए इस बार उसने मन ही मन में कहा, वेल डन काव्या, तेरी एक्टिंग स्किल्स तो काबिले तारीफ है। अगर तेरी वो सौतेली बहन बीच में ना आती तो अब तक तुझे ऑस्कर मिल ही चुका होता। एनीवेज, आज बस तो इस बात की खुशी मना कि अपने मकसद के बहुत जल्द ही तू करीब पहुंचने वाली है। ये पत्थर दिल मानव सेठी भी अब तेरे लिए पिघल रहा है। बस तू इस बात का फ़ायदा उठा, उसके बाद तेरे मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उधर दूसरी तरफ मुंबई शहर में मुंबई के 1 BHK फ्लैट के एक रूम में बैठी शिवानी नायक, जो पेशे से एक लॉयर थी, लेकिन साथ में वो एक अंडरकवर ऑफिसर भी थी, जिसे खुद सामंत गोयल ने तैयार करके अपने बेटे साहिल गोयल के साथ मानव सेठी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए दिल्ली से मुंबई भेजा था। उस वक्त साहिल ने शिवानी को रोक दिया था, यह कहते हुए कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल वह खुद अकेले ही सब संभाल लेगा और उसे यानी कि शिवानी को दुनिया के सामने एक लॉयर बनकर रहना होगा। लेकिन साहिल अपने मिशन में नाकामयाब रहा, जिस वजह से सामंत गोयल ने शिवानी को मैसेज भेजा था, उसे अपने मिशन की याद दिलाया था जिसके लिए उसे तैयार किया गया था। तो वही आज शिवानी अपनी फ्लैट में फर्श पर बैठी फ़ोन की स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिसकी बूंदें नीचे फ़ोन की स्क्रीन पर टपक रही थी, जिसके कारण फ़ोन के वॉलपेपर पर लगी फ़ोटो भी अब तक धुंधली होने लगी थी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो स्क्रीन पर एक कपल की पिक्चर थी, जिसमें लड़की खुद शिवानी नायक थी, लेकिन लड़का जिसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल था। तभी शिवानी खुद ही स्क्रीन पर फैले अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, साहिल, हम तो 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाते थे, लेकिन हमारे लिए एक जन्म भी नसीब नहीं हुआ। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि तुम्हारे बिना एक सेकंड भी जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम मेरी ज़िंदगी थी, मेरे जीने का सहारा थे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई अपना कहने वाला नहीं है, और आज तुम भी अपना दामन छुड़ाकर चले गए। मुझे एक बार फिर से बेसहारा अनाथ करके चले गए। इतना कहते हुए शिवानी फर्श पर ही पड़ी बिलखते हुए रो पड़ी थी, लेकिन उसका ये बिलखना साहिल के लिए कल्पना उस 1 BHK के फ्लैट के अंदर ही दब कर रह गया था। वह बस साहिल को याद करते हुए चीख रही थी, उसे वापस लौटाने के लिए ऊपर वाले से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसका ये चीखना, उसका ये गिड़गिड़ाना सब बेमायने था, क्योंकि अब साहिल कभी भी लौट कर नहीं आने वाला था। कुछ घंटे तक फर्श पर ही पड़ी शिवानी के आंसू अब तक सूखते हुए गालों पर निशान छोड़ गए थे। खुद को समेटते हुए शिवानी ने अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों व चेहरे पर फेरा। एक बार फिर से फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी और साहिल की पिक्चर को देखते हुए इस बार शिवानी की आंखों में गुस्सा था। साहिल, तुम्हारी मौत को मैं यूँ जाया नहीं होने दूंगी। तुम्हारे मकसद को अब मैं पूरा करूंगी। उस मानव सेठी के साथ साथ उसके दोनों भाइयों को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी।
ये मेरा तुमसे आखिरी वादा है। इतना कहते हुए शिवानी नायक ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को अनलॉक किया और कॉल लॉग से किसी का नंबर डायल किया। 3 रिंग के बाद दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने उसके फ़ोन का आंसर किया, जो खुद कोई लड़की ही थी। वही उसके कुछ कहने से पहले शिवानी खुद ही बोल पड़ी थी। मानव सेठी के केस में अब तक तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है? डोंट वरी शिवानी, वो पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है और बहुत जल्दी ही हम अपना काम शुरू कर देंगे, दूसरी तरफ मौजूद लड़की ने कहा था। जिसकी बातों को सुन इस पर शिवानी ने जवाब दिया, ध्यान रहे, मानव सेठी को हल्के में आंकना सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें अब ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और एक बात, अब से हम कॉल पर बात नहीं करेंगे, अब हमारी बात आमने सामने होगी। लेकिन शिवानी की बात को सुनकर वो लड़की थोड़ी चौंक गई थी। शिवानी, क्या तुम भी सेठी विला में आओगी? लेकिन कैसे? तुम उसकी फ़िक्र मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखो। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें उस मानव सेठी की नज़रों में नहीं आना है। इतना कहते हुए शिवानी ने अपना फ़ोन रख दिया था। साथ ही एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए आगे बोली, मानव सेठी, तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की चिता की सेज सज चुकी है। तो उधर दूसरी तरफ बेड पर बैठी हुई काव्या अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की स्क्रीन को घूर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी थी। बेबी गर्ल, क्या हुआ? अचानक से इस आवाज़ को सुनते ही काव्या अब तक चौंक गई थी। सामने मानव को खड़ा देख वह घबराहट में जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को उसने पीछे कर लिया था, या शायद वह उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से उसके हाथ से वो फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर चुका था, जिसे देख काव्या अपनी जगह पर ही खड़ी सन्न रह गई थी। तो वही मानव भी कुछ सेकंड्स तक काव्या को अपलक देखते हुए कहा, बेबी गर्ल, व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? इतना कहते मानव ने अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा दिए, साथ ही नीचे ज़मीन पर पड़े उसके फ़ोन को उठाते हुए काव्या की तरफ भी बढ़ा दिया था। तो वही काव्या भी मानव के हाथ से उस फ़ोन को काफ़ी जल्दबाजी से लेते हुए उस पर अपनी पकड़ कस ली थी, जैसे वह कहीं एक बार फिर से नीचे न गिर जाए। साथ ही चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मानव, एवरीथिंग इज़ ओके। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वैसे भी तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे क्या हो सकता है? और रही बात फ़ोन की, तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट मैं तो इस फ़ोन के लिए तुम्हें थैंक यू कहने वाली थी। ओके, ऑल राइट, आधे घंटे में रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए मानव ने कहा और वापस से वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। तभी काव्या उसे पीछे से रोकते हुए बोली, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आधे घंटे बाद खुद ही पता चल जाएगा, काव्या की तरफ बिना देखे मानव ने कहा और वहाँ से तुरंत बाहर निकल गया। जिसके जाते ही काव्या वापस से बेड पर बैठ गई, अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को सीने से दबाते हुए अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था। साथ ही एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बोली, थैंक्स गॉड, मानव ने फ़ोन नहीं चेक किया, नहीं तो आज उसे सारी सच्चाई मालूम चल जाती, फिर पता नहीं क्या होता। अब मुझे मानव से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अपने मकसद के कामयाब होने से पहले मैं मानव के सामने ऐसी गलतियां नहीं कर सकती, नहीं तो अब तक की मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिलहाल आज मानव ने मुझे फ़ोन दिया है, जो इस बात का संकेत है कि मानव को अब मेरे ऊपर ट्रस्ट होने लगा है, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। तो उधर दूसरी तरफ मानव काव्या के रूम से बाहर निकलते ही देखा कि एक तरफ अगस्त्या अपने सामने लैपटॉप को खोले उस पर काम कर रहा है। तो वही मानव उसके सामने से गुजरते हुए बोला, उसके फ़ोन की सारी अपडेट्स मुझे फॉरवर्ड करो। ऑलरेडी डन, बट सेकंड ब्रदर। अगस्त्या को अपने लैपटॉप पे कुछ काम करते देख मानव ने काव्या के फ़ोन की डिटेल्स को अपने फ़ोन पर भेजने के लिए कहा, क्योंकि जब वो काव्या के रूम में गया था
उस वक्त उसे देखते ही काव्या काफ़ी घबरा गई थी, जैसे मानो ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो या फिर जैसे वो मानो से कुछ छिपा रही हो। लेकिन उस वक्त मानो शांत था। वही अब अगस्त्या से सारी डिटेल्स मांग रहा था। तभी अगस्त्या, जो शायद काव्या के फ़ोन को ही चेक कर रहा था, मानो के कहने से पहले ही सारी डिटेल्स उसे भेज चुका था। लेकिन इसके साथ ही उसने बट भी लगा दिया था, जिसे सुनते ही मानो के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। तब तक अगस्त्या भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। तो मानो भी पीछे मुड़ते हुए अपनी आईब्रो उठा ली थी, जैसे वो अगस्त्या से बट के आगे पूछना चाह रहा हो कि आगे वो क्या कहना चाह रहा था। तो वही अगस्त्या भी उसका इशारा समझते हुए कहा, एक्चुअली सेकंड ब्रदर, मैंने काव्या के फ़ोन की सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी है, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने रिस्क पर देखें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काव्या जो अपने फ़ोन पर कर रही थी, शायद उसे देखने के बाद आपका टेम्परेचर हाई हो जाए। एनीवेज, गुड लक। इतना कहते हुए अगस्त्या वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन उसकी बातों को सुनकर मानो की आंखें छोटी हो चुकी थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मेल का नोटिफिकेशन था, जिसे खुद अगस्त्या ने ही भेजा था। लेकिन उस मेल को ओपन करते ही मानो ने देखा कि अगस्त्या ने उसे वही मेल भेजा है जिसमें काव्या के फ़ोन की डिटेल्स थी। उसे खोलते ही मानो की पकड़ फ़ोन पर कस चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान भी फैल चुकी थी। तो ये है तुम्हारा सच, जिसे तुम मुझसे छिपा रही थी। इंटरेस्टिंग। इतना कहते हुए मानो एक बार फिर से तिरछा मुस्कुरा दिया था और अपने फ़ोन को बंद करते हुए उसे वापस से पॉकेट के हवाले किया और वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ काबुली गैंग के लीडर का बेटा इकबाल अभी भी मशीनों से घिरा हुआ था। उसके पास ही वही लेडी जो पिछली बार डॉक्टर्स के कॉलर को पकड़ते हुए इकबाल को अपना बेटा बोला था, इस वक्त इकबाल के पास ही बैठी उसे स्पंज बाथ दे रही थी। पिछली बार की तरह आज भी उस वार्ड के बाहर अपने चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर को काले नकाब व कपड़ों में कैद किए हुए काबुली गैंग के आदमी खड़े थे। तभी उस वार्ड के अंदर बिल्कुल उन्हीं के कपड़ों में एक शख्स ने एंटर किया। लेकिन उसे देखते ही वह लेडी अपने चेहरे से मास्क को हटाते हुए काफ़ी गुस्से में बोली, तुम्हें अब टाइम मिल रहा है? इतने दिन से तुम्हारा बेटा कोमा में लेटा हुआ है और तुम। मैं कोई बाहर अयासी नहीं कर रहा था सलोनी। मेरे बेटों की हालत करने वाले के खिलाफ ही जाल। उस शख्स ने अभी इतना ही कहा था कि वह लेडी यानी कि सलोनी उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली, इतने सालों से तुम यही तो करते आ रहे हो, लेकिन कामयाबी उस मानव सेठी के तुम रोए तक को झुका नहीं पाए और बात करते हो उसके अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने की। मेरी मानो तो अब तुम्हें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उस मानव सेठी का हमेशा के लिए किस्सा खत्म करने की बस तुम डींगे हाँकते आए हो। उससे ज़्यादा तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, लेकिन अब मैं खुद उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगी। अभी उस मानव सेठी को भी नहीं पता कि सलोनी चीज क्या है, एक ऐसी नागिन जिसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। सलोनी उर्फ सलोनी कोहली यानी कि काव्या कोहली की माँ, जिसे अब तक यही लग रहा है कि उसकी माँ को एक नकाबपोश ने मार दिया था, लेकिन अभी वो इस सच से अनजान है कि उसकी माँ जिंदा है। लेकिन क्यों? और उससे बड़ी बात कि वह भी काबुली गैंग की ही एक सदस्य थी। फिर उस एक्सीडेंट का क्या मतलब था? अपनी माँ को इस तरह हमेशा के लिए उसने क्यों अपनी पहचान को इस तरह हमेशा के लिए उसने क्यों छिपाया था? ये रहस्य सिर्फ भविष्य के गर्त में ही छिपा हुआ है और इसका जवाब भी सिर्फ सलोनी के ही पास था। तो वही सलोनी की इन बातों को सुनकर वह शख्स शांत था, लेकिन सलोनी वापस से अपने बेटे के तरफ मुड़ते हुए उसे स्पंज बाथ देने लगी थी। तो दूसरी तरफ काव्या अपने चेहरे को मेकअप से हल्का टचअप दे रही थी। तभी उसके रूम में
काफ़ी जल्दबाजी के साथ अंदर आते हुए मानो ने कहा, बेबी गर्ल, आर यू रेडी? हमारे जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नज़रें मिरर के सामने खड़ी काव्या पर गई। ब्लैक डीप नेक फिट गाउन के साथ बालों को पूनी में बांधे हुए, जिसे देखते ही मानो की जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। अपनी जगह पर ही खड़ा वह अपलक बस काव्या को ही देख रहा था। तो वही काव्या मानो की आधी अधूरी ही सही, लेकिन उसकी बातें सुन ली थी। मिरर में देखते हुए एक बार उसने अपना लिपस्टिक ठीक किया और मुस्कुराते हुए मानो की तरफ मुड़ गई थी। या हनी, आई एम रेडी। और अपने 5 इंच के हील्स की खटखट की आवाज़ के साथ मानो की तरफ बढ़ गई, अपनी उंगलियों को मानो के चेहरे पर घुमाते हुए। इस वक्त काव्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। साथ ही उसने खुद मानो के एक हाथ को पकड़ते हुए अपनी कमर पर रख दिया था और उसके कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से मानो अपना बैलेंस खोने ही वाला था कि उसने भी तुरंत काव्या की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे की सांसों को काफ़ी करीब से महसूस कर पा रहे थे। अपने मुंह से लंबी लंबी सांसें लेते हुए दोनों एक दूसरे के चेहरे पर अपने होठों को घुमा रहे थे। इस वक्त उनकी आंखों में एक भूख साफ नजर आ रहा था, जिसमें वह दोनों एक दूसरे को खा जाना चाहते थे। तभी काव्या मानो से थोड़ा दूर होते हुए बोली, जैसे उसे उसकी ही बातों से छेड़ रही हो, बेबी शायद हम कहीं जा रहे थे। आई थिंक हम लेट हो रहे हैं। अभी काव्या ने इतना कहा ही था कि तब तक मानो उसे उठाते हुए बेड पर पटक चुका था, जिसके साथ ही अचानक से इस तरह बेड पर पटके जाने की वजह से काव्या के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई थी। लेकिन मानो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी शर्ट उतार दिया था और साथ ही वो काव्या पर टूट पड़ा। तो वही इस वक्त काव्या भी अपने दर्द को भूलते हुए मानो का साथ देने लगी थी। घंटों तक एक दूसरे के साथ वाइल्ड रोमांस करते हुए दोनों अब सो चुके थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। बेड पर उनका शरीर सुस्त पड़ चुका था, आंखें बंद थीं। उस कमरे में उनकी धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ही काव्या ने अपनी आंखों को खोल दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।